नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग कहाँ हम लोग एक यात्रा अपनी तय कर रहे थे सब लोग मिल कर के। जो यात्रा थी गणित की, और गणित की जो यात्रा थी, हम गणित की यात्रा कहाँ तक पहुँच चुके हैं आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे कितना समीकरण, क्या नाम, चैप्टर नंबर 5, यानी पांचवा जो चैप्टर था उसका नाम था समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में हम एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम था 5A। और अगली एक्सरसाइज क्या है, 5B। और 5B में भी हम सवाल 20 तक पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में आज जो सवाल हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा सवाल पढ़ेंगे? 21वां सवाल। आप जानते हैं इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं? समांतर श्रेणी, यानी श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। श्रेणी कई प्रकार की होती है, जो कि हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जो श्रेणियों के पद दिए जाते हैं, कई पद होते हैं, उन श्रेणियों में क्या होगा कि जो पद होंगे ना, उन दोनों पदों का अंतर कितना होना चाहिए? प्रत्येक पद का अंतर सेम होना चाहिए, यानी समान अंतर होना चाहिए, जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को ही हम सार्वंतर बोलते हैं। तो सार्वंतर अगर है तो वो समांतर श्रेणी होगी। यही चीज़ें हम सीख चुके थे, जैसे उसमें प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, उसमें कितने पद होते हैं, कौन सा पद क्या है, यही आपसे पूछा जाता था बार बार याद करने के लिए। ऐसे सवाल आपका 21वां है, तो 21वें सवाल में कुछ पद दिए गए हैं, पूरी तरीके सही तरीके नहीं दी गई, उसमें घुमा के थोड़ी बहुत बात की गई। इसके बाद में आपसे कह दिया है कि आप इसके 3 पद प्रथम ज्ञात कीजिए। ये आपसे 21वें सवाल में बात करी गई है। तो आप जानते हैं निश्चित तौर पे हम इस सवाल को बताएंगे। तो इसमें क्या कहा गया 21वें सवाल में? 21वें सवाल में आपसे कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग है 24 और छठे और 10वें पदों का योग है 44। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो आप जानते हैं इसमें क्या क्या आपसे जो पूछा गया, वो हम जो कहा गया वही हम ज्ञात कर देंगे। चौथा पद दिया गया और 8वां पदों का योग कितना दिया गया? 24। तो हम 21वां सवाल देखते हैं। तो 21वें सवाल में आपसे ये कहा गया है कि इसका जो चौथा पद है और प्लस इसका जो 8वां पद है, उसका योग आपको दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 24। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? चौथा पद और 8वें पद का योग दे दी। इसके बाद में आपसे कहा गया, इसी में दूसरी जो शर्त रखी कि छठा पद है और 10वां पद है, तो छठे और 10वें पद का योग कितना है? 44। ये आपसे इस सवाल में कह दिया गया। और इस सवाल में आपसे जब कह दिया गया तो क्या हम इस सवाल को लगा नहीं पाएंगे? लगा लेंगे। बस सवाल को जो कहा गया है हम वैसे ही सवाल को करते जाएंगे, और फिर लास्ट में हमें यहाँ तक किया कि वो समस्या का समाधान हम कर देंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। किसी भी सवाल को या किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप ये बात ध्यान रखना कि प्रश्न को पहली बार हम पढ़ते बहुत समझदारी से, क्योंकि उस सवाल में क्या दिया गया और उस सवाल में क्या पूछा गया, ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप यही नहीं जान पाएंगे कि उस सवाल में क्या दिया गया और क्या पूछा गया, तो आप सवाल क्या क्या उत्तर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हमें क्या क्या इन्होंने बताया है और क्या क्या हमसे पूछा है। चलिए सवाल में लगाते हैं सवाल। जो सवाल में कहा गया हम वही करेंगे। आप जानते हैं चौथा पद की बात करेंगे, तो चौथा पद क्या होगा? a+3d होगा। और इधर क्या होगा? a+7d होगा, क्योंकि ये आप जानते हैं an बराबर से निकालेंगे तो a+n-1 इंटू डी रहेगा। और आप जानते हैं इसका योग आपको दे दिया गया कितना? 24। ऐसे ही इस सवाल में इधर पहले इसी को देखते हैं। आप जानते हैं a और a कितने हो गए? 2a। इसके बाद में 3d और 7d कितने हो जाएंगे? 10d बराबर आपको दिया गया 24। अब जानते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन अगर आपने लिया तो a प्लस कितना बचा? 5d बराबर कितना है? 24। और 2 से इसे काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a प्लस 5d बराबर 12। तो समीकरण नंबर इसे क्या डाल देंगे? 1। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। कोई ज़्यादा हम अलग से नहीं कर रहे, जो इसमें दिया गया वैसी इसकी हम इसे हल कर रहे हैं। अब अगला देखो क्या दिया गया है। समीकरण 1 बन गया है। इसमें दूसरी शर्त ये इसी प्रश्न में रख दी कि जो छठा पद है, और वो छठा पद क्या होगा? प्रथम पद प्लस 5d रहेगा। इसके बाद में प्लस 10वां पद इसमें जोड़ना है, तो 10वां पद क्या रहा होगा? a+9d बराबर 44।
और जब रहा होगा तो ए और ए कितना हुआ 2a प्लस 5d और 9d कितने हुए 14d बराबर जब इन्हें करोगे 44 आएगा। अब 2 और यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस 7d। देखो इसे कॉमन ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सरल सवाल हो जाएगा। अगर आप कॉमन नहीं लेना चाह रहे हैं तब भी सवाल लग जाएगा, लेकिन सवाल हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, तो सवाल बड़े ना होने की वजह से यहीं से इस सवाल को थोड़ा सरल करने के लिए एक कॉमन ले रहे हैं और कोई वो नहीं है। तो 44 यहाँ लिखेंगे। अब आप जानते हो 2 से इसका भाग 44 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 22 बार जाएगा। और a प्लस 7d बराबर क्या आ जाएगा 22। तो समीकरण नंबर इसे कितना डालेंगे 2 सॉरी। अब जानते हैं समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हल। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितना है 2। अब आप जानते हैं समीकरणों को हल करना हमने सीखा था कौन से चैप्टर में। हम लोगों ने समीकरण को सीखा था हल करना जब हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा था, चैप्टर आपका तीसरा था। उसमें समीकरणों को हल करने का तरीका आपको सिखाया गया कि जब 2 चर दिए जाते हैं और 2 चरों के साथ में 2 समीकरण होते हैं तो उन्हें कैसे हल करते हैं। ये चीज़ें आपने तीसरे चैप्टर में सीखी थी और 3 विधियाँ थी उसमें, 3 मेथड थे। एक था विलोपन विधि जिसमें एक पद को किसी तरीके से विलुप्त किया जाता था, एक चर को जो दोनों समीकरणों में आता था। एक आपने सीखा था प्रतिस्थापन विधि और एक आपका वज्रगुणन विधि था। तो हम इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, यानी समीकरण हम हल करना जानते हैं। और जब हम समीकरण हल करना जानते हैं तो समीकरण को निश्चित तौर से हल कर देंगे। ये 2 हैं तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 2 को हल करेंगे, यहाँ कुछ मान निकालेंगे। समीकरण 1 ये a प्लस 5d बराबर 12। दूसरा समीकरण आपका a प्लस 7d बराबर 22। जब इन्हें हल करोगे तो क्या आएगा माइनस यहाँ करेंगे, माइनस यहाँ करेंगे, क्योंकि समीकरण जब हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो या तो आपको जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। तो हल करने का मतलब जब आप हल कर देंगे तो हल का मतलब यही होता है कि आप इन्हें हल कर रहे हैं। तो a से a काटेंगे, जब a से a काट दिया तो यहाँ ये वाला पूरा पद विलुप्त हो गया। अब 7d में 5d घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2d बराबर 22 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो यहाँ 10 बचेगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 10, यानी d बराबर आपका कितना आया 5। और d बराबर जब आपका 5 आ गया तो आप समझो कि यहाँ से आप d का मान जब प्राप्त हो गया तो हम a का भी मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम समीकरण 1 या 2 में d का मान रख सकते हैं। और जब समीकरण 1 या 2 में मान रख सकते हैं तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा और a का ही मान तो हमें प्राप्त करना है, क्योंकि हम अगर किसी भी समांतर श्रेणी के पद निकालेंगे तो हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है, प्रथम पद और सारवांतर। अभी सारवांतर निकला है, प्रथम पद हमें नहीं निकला है। प्रथम पद हमें निकालना है तो हम निकालेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो ये समीकरण 1 है और इस समीकरण में हम मान रखेंगे d का, तो a प्लस 5d d का मान है 5 बराबर 12। और आप जानते हैं 5 का गुणा 5 करें कितना आएगा 25 बराबर 12। तो a प्लस अगर a बराबर आप निकालना चाहें तो 12 माइनस के यहाँ 25 होंगे, और आप जानते हैं 25 में से अगर आप 12 कम करेंगे तो कितना आएगा a का मान 13। और a का मान 13 अगर निकला है माइनस के निकला है तो इसका मतलब है प्रथम पद आपको कितना निकल आया माइनस के 13। तो इसमें 3 प्रथम पद पूछे हैं, आपका प्रथम पद पता चल गया, दूसरा पद निकालना तीसरा पद निकालना, तो दूसरा पद निकाल देंगे हम। दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे आप जानते हैं a2 बराबर क्या होता है a प्लस d, और a का मान आपको पता है अभी आपने निकाला माइनस के 13, तो यहाँ माइनस के 13 लिखेंगे, प्लस d का मान कितना है 5, और 13 में से अगर आप 5 घटाएंगे माइनस के 13 है तो माइनस के कितना बचेगा 8। ये आपका a2 का मान यानी दूसरा पद निकल आया। तीसरा पद अगर आप निकालेंगे, तीसरा पद कैसे निकलेगा a प्लस 2d, और a प्लस 2d का मतलब है a का मान माइनस 13 है और प्लस 2 और d का मान 5 है। तो आप जानते हैं माइनस के 13 और प्लस के 10 कितने हो जाएंगे, घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, तो a3 बराबर कितना आया माइनस के 3। तो प्रथम 3 आपसे पूछे हैं इस श्रेणी के पद, प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद क्या क्या निकले हैं आप जान सकते हैं, माइनस के 13 कामा माइनस के 8 कामा माइनस के 3, ये आपके प्रथम 3 पद ही तो पूछे गए थे, तो ये निकाल दिए, तो ये आपका सवाल सॉल्व हुआ। क्या आप इतनी बात समझ पाए? उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा।
तो अगला सवाल फिर देखते हैं, अगर ये सवाल आपको समझ में आया। बिट्टी पानी ले आओ, जाके पानी पिलाओ, मुंह मुंह सूख रहा है पढ़ाते पढ़ाते। हैं? किसका? अच्छा इसका ढक्कन खुल गया, वाह। हम्म। अब अगला सवाल देखो, 21वां सवाल आपका लग गया, 22वां सवाल आप देखते हैं। तो 22वें सवाल में कहा गया है कि एक सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। और उसके प्रत्येक वर्ष में 2,000 की वेतन में वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, ये आपसे कहा गया। तो मासिक वेतन के हिसाब से यानी ये उसमें क्या हुआ कि 5,000 रुपये पहले उन्हें मिलते थे मासिक वेतन के हिसाब से, तो ऐसे पूरी साल उन्हें 5,000 मिलते चले गए। फिर क्या हुआ कि जैसे ही एक वर्ष पूरी होगी तो वेतन में क्या होगी, वृद्धि, यानी 5,000 मासिक वेतन के हिसाब से मिल रहे थे। जो सवाल में पूछा गया वो सवाल को बहुत सही तरीके से समझना है, और जो आपको दिया गया वो भी बहुत सही तरीके से समझना है। तो क्या हुआ कि जैसे ही एक वर्ष पूरी हुई, एक वर्ष के बाद में इनका मतलब है कि 200 रुपये उस वेतन में वृद्धि हो गई, यानी दूसरा जो वर्ष जैसे ही लगेगा तो 5,200 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 5,000 में से 200 और बढ़ जाएंगे तो 5,200 हो गए। ऐसे फिर आपको तीसरी जब 5,200 फिर पूरे 12 महीने तक मिलता रहेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ऐसे तक मिलता रहेगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, तीसरी साल जैसे ही आएगी फिर वेतन वृद्धि होगी मंथली के हिसाब, मतलब उसकी वृद्धि साल के हिसाब से होगी, लेकिन इतना मिलता रहेगा 5,400 रुपये प्रत्येक मासिक। तो ऐसे ही ये कुछ वर्षों तक वहाँ नौकरी करेंगे जहाँ भी कर रहे हैं, वेतन मिल रहा है। तो एक वर्ष ऐसा आया जब उनका वेतन कितना हो गया, 7,000 बढ़कर, ऐसे 200-200 के हिसाब से बढ़ता चला गया। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसी वर्ष रही होगी जिस वर्ष उनका वेतन 7,000 हो गया। तो चलिए यही पूछ निकालते हैं। सवाल में कहा गया, 22वां सवाल आपका है, तो 22वें में कहा गया, पहले सवाल जब इसने कहा कि 5,000 रुपये का इन्होंने स्टार्ट किया, फिर दूसरी साल में इनका कितना वेतन हो गया होगा, 5,200 रुपये, फिर 5,400 रुपये, ऐसा आपका रहा। तो डॉट 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 इन्होंने कहा कि जो अंतिम वर्ष था वो 7,000 रुपये वेतन हो गया। आप इतनी बात समझने की कोशिश करें। अब जब इस हिसाब से आया तो आप जानते हो कि प्रथम पद इसका कितना दिया गया, 5,000, जो दिया गया वो हम समझेंगे। अब आप जानते हैं इसका जो सार्वांतर है, यानी जो बढ़ोतरी हो रही भाई, तो इसका सार्वांतर है, समानांतर है, 200 रुपये हुआ। इसका जो ये वाला पद है वो ये एन का मान है, वो कितना है, 7,000। अब आप जानते हैं कि आपका एक फार्मूला था, जब भी हम कोई पद निकालते थे, पदों की संख्या निकालते थे, वो कैसे निकालते थे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको एन का मान दिया है और प्रथम पद भी दिया गया, सार्वांतर भी दिया, तो इस पद को पहले लिखेंगे और एन को उस तरफ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है। तो प्रथम पद आपको दिया गया 5,000, 5,000 लिख लिया। इसके बाद में प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तो डी का मान भी दिया गया कितना, 200 रुपये, बराबर एन का मान दिया गया 7,000, तो हमने 7,000 यहाँ लिख दिया। अब इस 5,000 को उस तरफ भेज देंगे, ये 7,000 की तरफ, तो जानते हो ये प्लस के हैं तो उधर काहे के होंगे, माइनस के। इस 200 को गुणा इस कोष्टक में होगा तो यहाँ आ जाएगा 200 एन माइनस 200 का 1 में गुणा करेंगे माइनस में, तो 200 माइनस के हो गए। इसके बराबर क्या होगा, 7,000 माइनस के 5,000। इतनी बात क्या समझ में आई। अब 200 एन यहाँ लिख दिया, बराबर में करेंगे 7,000 में अगर आप 5,000 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 2,000, और 200 इधर माइनस के तो उधर जाएंगे, क्या होंगे, प्लस के हो गए 200। अब आप 2,000 में अगर आप 200 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2,200, यानी 2,200 रुपये आ गए। अब क्या करोगे, एन का मान यहाँ से जब निकालोगे तो 2,200 रुपये हुए, और बटे क्या करोगे, यहाँ 200 करोगे, क्योंकि एन का मान चाहिए, ये गुणे में इधर भाग में आ गया, 0 से 0, 0 से 0। अब जब इसे काटोगे 2 एकन 2, 2 एकन 2, यानी एन का मान कितना आया, 11, यानी जो 11 निकला यही 11 वर्ष बाद उसका कितना वेतन हो गया, 7,000। अब यहाँ 11 वर्ष तो निकला है, लेकिन इसने ये कहा कि कितनी कौन सी वर्ष रही होगी, कितनी वर्ष बाद, तो 11 वर्ष बाद। अगर वो सवाल में ये पूछ रहा है कि कौन सी वर्ष रही होगी,
तो कौन सी वर्ष का मतलब है कि 1995 में उसने स्टार्ट किया थी नौकरी। तो 1995 जो स्टार्ट की है तो वो कौन सी सन रही होगी जब उसका वेतन 7,000 हो गया। तो 1995 में अगर आप जोड़ेंगे 11 तो कितना आएगा, यानी जो वर्ष होगी 2006, 2006 वाली जो वर्ष होगी उसमें इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा इसका वेतन। समझ रहे हो। तो यही आपसे सवाल में पूछा गया, जैसा आपसे सवाल पूछा वैसा आपको उत्तर देना है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे नोट कर सकते हैं। हैं? जाओ, दो सवाल गए तो निपटा ही नहीं हम, करी कराई मैंने चली गई। यही होता है, अगर कोई देख ले तो जो टेक्निकल टीमें लगी होती तो यही होता है खास। नमस्ते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल आपका है 23वां। 23वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझेंगे और ध्यान से समझने के, क्योंकि कोई भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न समझना बहुत बड़ी बात होती है। हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि प्रश्न में आपको क्या क्या दिया गया और प्रश्न में क्या क्या पूछा गया। अगर आप यही नहीं समझ पाओगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया और क्या दिया गया तो आप कभी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो सीधी सीधी हम आपको एक बात बता रहे हैं कि इस प्रश्न को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अब अगला सवाल हम आपसे पढ़ रहे हैं, क्या है 23वां सवाल। 23वां सवाल आपसे कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये के हिसाब से बढ़ाती गई। यदि इनमें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो हुई है वो 20.75 रुपये की हो जाती है, तो इन ज्ञात कीजिए। इनका मतलब उस सप्ताह पूछ रहा है कि कितने सप्ताह टोटल हुए हैं जब उसने 20.75 रुपये की बचत की है। तो आप जानते हैं जो रामकली है, उस रामकली ने क्या काम किया कि पहले जो सप्ताह उसने स्टार्ट किया तो उसमें 5 रुपये बचाए, फिर इसके बाद में वो बढ़ोतरी करती गई, बढ़ोतरी इतनी करती गई 1.75 के हिसाब से। तो जब पहले सप्ताह में उसने 5 रुपये बचाए तो दूसरी सप्ताह में उसने कितने बचाएंगे, 6.75 रुपये, क्योंकि 1.75 रुपये की बचत करती है। इसके बाद में जब उसके पास रहा होगा तो 6.75 तीसरे सप्ताह में उसने कितना बचाया होगा, क्योंकि 1.75 बचा रही है। तो जो जोड़ेंगे 5 5 10 हुआ, 7 7 कितना हुआ, 14 14 में एक जोड़ेंगे 5 हुए, अब 6 और 1 7, 7 और 1 8 8। तो तीसरा सप्ताह जब आया होगा 8.50 आया, ऐसे डॉट 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 उसने क्या किया कि लास्ट जो सप्ताह था 20.75 रुपये की बचत की। तो इन्होंने कहा है कि जो सवाल आपका दिया गया है उस सवाल में कितने सप्ताह हैं, यानी इनका मान क्या है। तो आप जानते हैं यहाँ प्रथम पद आपको पता है कि 5 है, और आप जानते हैं सार्वांतर भी आपको इसका दिया गया कितना कि 1.75 रुपये की बचत प्रत्येक सप्ताह में वो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सार्वांतर ही तो है, कॉमन डिफरेंस ही है। अब आप जानते हैं कि ये जो लिखा है 20.75, इसका मतलब है ए एन का मान दिया गया है 20.75 रुपये। तो हमसे ये कहा है कि एन का मान आप ज्ञात कीजिए, इसमें कह दिया एन का मान ज्ञात कीजिए, यानी पद कितने, यानी सप्ताह कितने हैं। तो हम ज्ञात करेंगे कौन सा फार्मूला, आप ध्यान रखने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपसे कहा गया सवाल में। तो ध्यान से समझें इस सवाल को। ए एन का मतलब जो दिया गया वो लिखेंगे हम, पहले इस वाले पद को इस तरफ लिखेंगे, ए एन को इस तरफ लिखेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस हम सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं
पर इस पक्ष को उधर लिख रहे और इस वाले पक्ष को इधर लिख रहे और कुछ नहीं कर रहे अलग से। तो प्रथम पद आपको दिया गया 5 बराबर n का मान क्या दिया गया माइनस इधर सॉरी प्लस n-1 और इंटू डी का मान को दिया गया 1.75 बराबर आपको an का मान दिया गया कितना दिया गया अभी आपने देखा था 20.75 इतना। हम इसको उस तरफ भेज देंगे और इसका गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो 1.75 का करेंगे गुणा इसमें तो 1.75 n हो जाएगा और 1.75 का गुणा अगर आप इसमें 1 में करेंगे तो माइनस का 1.75 हो जाएगा। इधर जब आप करोगे तो 20.75 माइनस 5 आएगा। तो क्या करोगे जब 20.75 में पहले इधर लिखेंगे 1.75 n और बराबर में आप जानते हैं कि 20.75 में से इधर 5 कम करोगे तो आप जानते हैं कि कितना बचेगा 15.75 और इधर ये माइनस का है तो इधर काय का होगा प्लस का 1.75। तो आप इतनी बात समझने की कोशिश करेंगे अगर 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 1 हासिल था तो कितना हुआ 15, 15 की 5 हासिल 1 और यहाँ दशमलव लगाया क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था इधर लगा दिया। अब आप 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 1 हासिल वाला 7 हुआ और ये इतना लिख दिया। अब जानते हैं इधर क्या लिखा 17.5 सॉरी 1.75 n और आप n का मान जब निकालेंगे तो इधर 17.50 और बटे में क्या रहेगा 1.75 दशमलव 2 अंक बाद ऊपर है और दशमलव 2 अंक बाद नीचे तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो n बराबर निकलेगा वो 1750 बटे 175 होगा। जब इसे काटोगे तो एक बार ये कट जाएगा और ये जीरो बढ़ जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो n का मान निकला वो कितना निकला 10, यानी वो n का ही मान पूछ रहा था। अगर आपसे कह देता कि सप्ताह कितने होंगे तो सप्ताह भी 10 होंगे, यही आपसे पूछा गया था तो और कुछ नहीं है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा क्योंकि ये सवाल में कुछ नहीं थोड़ा समझने वाली बात थी और कुछ नहीं था। अगर आप समझ गए तो फिर इसका अगला सवाल पढ़ते हैं इसी। तो देखो इसके अगला सवाल है वो सवाल है आपका अंतिम सवाल है इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का 5B का 24वां सवाल है। और वो 24वां सवाल क्या कह रहा है ध्यान पूर्वक हम लोग समझेंगे। कहा गया कि समांतर श्रेणी में ऐसे कितने पद हैं, यानी कितने पद की बात की पद पूछ दिए गए जिनका पहला पद और पांचवा पद क्रमशः दिया गया है। पहला पद आपको -14 दिया गया और जो आपको पांचवा पद दिया गया है वो 2 दिया गया और अंतिम पद आपको 62 दिया गया है और उसमें पदों की संख्या पूछ दी यानी n का मान पूछ दिया है। तो हम इसे निकालेंगे। आपका 24वां सवाल है ये। तो 24वें सवाल में क्या कहा गया प्रथम पद दिया गया, प्रथम पद दिया गया आपको -14 और इसका पांचवा जो आपको पद दिया गया है वो दिएगा 2। इसके बाद में जो अंतिम पद दिया गया वो जो an जिससे लिखेंगे 62 या इसे l से भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान रख लें an की जरूरत जहाँ जैसी होती वैसे हम करते हैं काम। आपको प्रथम पद दिया गया और ये पांचवा पद दिया गया। हम जानते हैं इसमें पद निकालने कितने पद हैं तो आप जानते हैं an बराबर निकालेंगे a + n-1 इंटू डी, इससे ही हम n का पद निकालते हैं। तो आप जानते हैं इस फार्मूला लिखा an का मान दे दिया गया इतना, प्रथम पद दिया गया इतना, क्या यहाँ सार्वंतर दिया गया n का मान तो ही हमें पूछा गया है और n का मान जब पूछा गया है तो d का हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है d का मान। और d का मान क्योंकि हम कोई भी समांतर श्रेणी जब बनाते हैं समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कोई भी समांतर श्रेणी या कोई भी पद समांतर श्रेणी के निकालेंगे तो 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली शर्त क्या है उसका प्रथम पद पता हो और उसका सार्वंतर पता हो तो आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। हमें यहाँ सार्वंतर नहीं पता है लेकिन हम सार्वंतर निकाल सकते हैं क्योंकि इसने थोड़ा घुमा के पूछ दिया है तो सार्वंतर वहाँ तक चले जाएंगे। इसे देखो ये आपको पांचवा पद दिया गया और आप जानते हैं पांचवें पद को कैसे लिख सकते हैं a + 4d इसी फार्मूले से बराबर। आप पांचवा पद का कितना मान दिया 2, यहाँ ये 5 लिख सकते हैं, ये n की जगह n लिखेंगे या n की जगह 5 लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ n की जगह 5 लिखें तो n में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा तो यही 4d लिख दिया और प्रथम पद ये लिखा। यही तो सवाल है। और आपको पांचवा पद दिया गया 2 तो लिख दिया। अब प्रथम पद इसमें कितना दिया गया -14 तो -14 कर देंगे प्लस 4d बराबर 2। अब आप जैसे करेंगे तो 4d बराबर कितना होगा 2 और -14 है तो उधर क्या करेंगे पहले +14 तो 4d बराबर कितना है 16।
अब आप 4 से इसे काटेंगे तो 4 तक 16 आएगा, तो डी बराबर जो आया वो आपका कितना आया, 4 आया। क्या आप इतनी बात समझ पाए? आपको प्रथम पद भी पता हो गया, इसमें सार्वधातुक भी पता हो गया। अब आपको निकालना है क्या, एन यानी समांतर श्रेणी। आप रखेंगे मान, तो जब आप रखेंगे एन का आपको मान कितना दिया गया, 65। तो इस वाले पक्ष को मुद्दल लिख देंगे, इसे पहले लिखेंगे। तो प्रथम पद आपको दिया गया -14 लिख देंगे, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना है, 4 बराबर एन का मान कितना है, 65। इस -14 को उस तरफ भेज देंगे और इस 4 का गुणा इस कोष्ठक में करेंगे तो यहाँ 4 एन आएगा, और 4 का गुणा -1 में करेंगे तो 4 आएगा। इधर 65 प्लस का कितना रहा, 14। तो यहाँ 4 एन लिखेंगे, और आप जानते हैं 65 में से अगर आप 14 जोड़ेंगे तो 4 में 5 जोड़ेंगे कितना रहेगा, सॉरी 65 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 62 है। और इसमें जब जोड़ेंगे तो 4 में 6 जोड़ेंगे, कितना, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 रहेंगे, और 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 रहेगा। ऐसा रहा, ठीक है। अब आप अगर यहाँ से n का मान निकालना चाहें तो n बराबर जब निकालेंगे तो आप जानते हैं 4, ये माइनस के 4 थे, इधर भेजोगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4। अब जब निकालोगे तो 4n बराबर कितना हो गया, ये इधर 80 हो गया। अब n का मान निकालना चाहो तो 80 बटे कितना रहा, 4। 4 से इसे भाग दोगे तो 2 बार कट गया पूरा पूरा, यानी 20 बार, n बराबर 20। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी निकली, 20। और यही आपके सवाल में पूछा गया था, इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद थे, 20 पद थे। आप इतनी बात समझ पाए? तो अगर आप इतनी बात समझ पाए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आए तो इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं वीडियो पीछे करके। अब अगली देखो, यहाँ तक लोग हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि प्रश्नावली 5A और 5B ये कंप्लीट हो रही है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में पहले हमने लोगों ने क्या इसमें सीखा था कि पद क्या होते हैं, सार्वधातुक क्या होते हैं, कुछ पद दे दिए जाते हैं, उसमें कुछ पद पूछ दिए जाते थे, अंतिम पद क्या होता था। ऐसे तो 16वां पद पूछ दिया गया, चौथा पद दे दिया गया था, फिर तीसरा पद नहीं दिया गया था, तीसरा पद याद कीजिए। यानी कुछ कुछ करके हमें ऐसे सवाल पूछ दिए गए। अब क्या होगा कि जो श्रेणी होगी यानी समांतर श्रेणी होगी, उस जो हम इसके अगली जो सवाल एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें क्या दिया होगा, उसमें क्या है कि जो भी श्रेणी होगी यानी समांतर श्रेणी को, उसके पद दिए गए होंगे और पदों का योग ज्ञात करना होगा। पदों का योग कैसे आपको ज्ञात कर सकते हैं आपको पता है कि एक समांतर श्रेणी में बहुत पद हो सकते हैं, और उनको पदों को लिख लिख करके हम कितना कठिन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कठिन तरीके से यानी इतने पद दिए गए और लिख लिख करके जब हम देंगे तो क्या इतनी जल्दी तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम होता है एक लिमिट टाइम में होता है, निश्चित समय में होता है, उसका एक निर्धारित समय होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। अगर आप एक ही सवाल में एक टाइम लगा देंगे तो अन्य सवाल कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आपको जैसे वैसे नहीं करना है, जैसे करना चाहिए। तो हमें पद दिए जाएंगे, उसके लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो जैसे आपको समांतर श्रेणी दी जाएगी उसके योग निकालना होगा, तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। जब आपको सार्वधातुक पता हो, प्रथम पद पता हो, तो हम क्या करते थे, इस यहाँ पे इसका मतलब है योग से। तो आपसे जब योग पूछा जाएगा तो या SN भी कह सकते हैं, तो यहाँ n/2 होगा और यहाँ पे बड़ा कोष्ठक होगा 2A प्लस n-1 इंटू डी और बड़ा कोष्ठक बंद। तो ये जब आप सवाल वहाँ पे सूत्र लगाएंगे जब हमें पदों का जो समांतर श्रेणी उनके पदों का योग पता हो करना होगा तब। और इसके लिए जब आपको पता है कि ये समांतर नहीं दिया जाएगा, समांतर श्रेणी उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सार्वधातुक नहीं दिया जाता है, तो क्या करना पड़ता है कि हमें प्रथम पद और अंतिम पद से ही मान निकालना पड़ता है। तो उसके लिए होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद n/2। तो ये दो फार्मूला आपको अगली एक्सरसाइज में पढ़ने को मिलेंगे, तो ये तैयार होने चाहिए आपको। अभी तक हम लोग जानते हैं an बराबर पढ़ते थे a प्लस n-1 इंटू डी से, इससे पढ़ाई करते रहते हैं। फिर समांतर श्रेणी है या नहीं है तो उससे चेक करते थे कैसे समांतर श्रेणी कब होती थी। समांतर श्रेणी जब हम पता होता है कि सार्वधातुक उनका दोनों तीनों पदों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे a2 माइनस a1 होना चाहिए बराबर a3 माइनस a2 होना चाहिए बराबर a4 माइनस a3 होना चाहिए, यानी इनके पदों का अंतर सेम होना चाहिए, तभी हम इसे सार्वधातुक श्रेणी कहते थे, यानी कॉमन डिफरेंस कहते थे, उसी को सार्वधातुक बोल देते हैं, यानी समान अंतर। तो आप यहाँ तक सीख चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल
जो आपकी क्लास पढ़ाई गई ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ज्ञानवर्धक आपके लिए सिद्ध होगी ये क्लास। अगर आपको ये ऐसा लग रहा हो कि ये क्लास बेहतरीन है, अच्छी है, तो आप अ, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो को शेयर भी करें। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग ख्याल रखिए और बाय बाय, टाटा, बहुत बहुत धन्यवाद।